हाय दोस्तों, आज हम लोग बलबन के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके पहले का जो वीडियो था हम लोग बना चुके थे। बताए आप लोग को बताए थे कि किसके बारे आप इल्तुतमिश के बारे में बताए थे और उसके आगे का योग्य शासकों के बारे में बताए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो 1200 लगभग 1200 समझिए कि 42 से लेकर के रहेगा हम लोग का 1287 ईस्वी तक। मतलब कि गुलाम वंश का अंत कर देना है, क्योंकि गुलाम वंश में इम्पोर्टेंट शासक कोई होगा वो होगा बलबन ही होगा। तो बलबन के बारे में विशेष तौर पर बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1242 से लेकर के 1242 से लेकर के 1246 तक शासक कौन बनता है। तो 1242 से लेकर के 1246 तक कोई शासक बनता है, तो वो था कौन था। तो शासक बनता है मसूद शाह। और ये कौन शासक था, ये था दोस्तों मसूद शाह। मसूद शाह, ये मसूद शाह कौन था। तो दोस्तों ये मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था दोस्तों, बड़ा ये बेटा था। और इसकी हत्या कौन करवाएगा दोस्तों, गयासुद्दीन। इसकी हत्या नसीरुद्दीन महमूद करवाएगा। कौन कराएगा, नसीरुद्दीन महमूद। इसी के परिवार का था दोस्तों कि नसीरुद्दीन महमूद इसकी हत्या करवा देगा। और 1200 लेकर के 46 से लेकर के नसीरुद्दीन महमूद ये 1246 में गद्दी में बैठ जाता है। 1246 में जाकर के गद्दी पर बैठ जाता है दोस्तों को नसीरुद्दीन महमूद। और ये नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करता है, या 20 वर्ष लगातार। तो ये तो 20 वर्ष शासन करता है कौन, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों एक सीधा साधा शासक था, सीधा साधा राजा था। दिखाई दे रहा है ना। नसीरुद्दीन महमूद एक बहुत सीधा साधा राजा था। मतलब कि ये अपना जीवन यापन टोपी सिर का करता था। थोड़ा सा दिक्कत होगा, लाइट रात का समय है तो थोड़ा दिक्कत मैनेज कर लीजिएगा। तो ये अपना जो जीवन यापन करता था, ये अपना जीवन यापन टोपी सिर करके करता था। अपना अपना जीवन यापन अपना अपना जीवन यापन टोपी सिर का करता था। टोपी सिलकर करता था। अपना जो जीवन यापन था टोपी सिल करके अपना जीवन यापन करता था, या कमगैया जो कपड़ा पर कलमा लिखवा करके उसको बेचकर अपना जीवन यापन करता था। बहुत सीधा साधा ये शासक था नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन दोस्तों ये बहुत सीधा साधा होते हुए भी लेकिन अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो वो किसको नियुक्त किया था, गयासुद्दीन बलबन को। किसे, गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन को ये अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक, गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कौन, ये नसीरुद्दीन महमूद। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद ने अब इसे गयासुद्दीन बलबन को उलूग खा की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि, नसीरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को ही एक उपाधि दिया था, जिसका क्या नाम था, उलूग खा की उपाधि दिया था। और दोस्तों गयासुद्दीन जो बलबन था इसने बहुत सारी उपाधि धारण किया जब ये भी राजा बनता है, क्योंकि ये 1265 के बाद जब 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाएगी, तो ये जब क्या करेगा कि ये नसीरुद्दीन महमूद के सारे उत्तराधिकारियों की हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद ये क्या होता है कि इधर लिख दें, हत्या करवाने के बाद दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ करता है, दिल्ली के किलोकरी नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। कौन, तो ये गयासुद्दीन जो बलबन था, और दोस्तों ये कब तक शासन करता है, तो 1200 लेकर के 66 से लेकर के 1287 तक शासन करता है। ये लगभग ये 40 वर्षों तक शासन करता है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन दोस्तों क्या होता है कि नसीरुद्दीन महमूद था, और इसने दोस्तों अपने साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत में इसने दोस्तों
और एक दोस्तों इसने एक त्योहार दोस्तों इसने एक दिल्ली सल्तनत में जब शासक बनता है तो एक त्योहार को स्टार्ट किया था, त्योहार की शुरुआत किया था जिसका नाम था नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार, थोड़ा सा रुक जाइए। आपको से क्वेश्चन पूछता है कि नवरोज त्योहार का स्टार्ट किसने किया था, नवरोज त्योहार की स्टार्ट किसने किया था, तो बताना पड़ेगा कि ये यही था, गयासुद्दीन बलबन ने ही नवरोज त्योहार स्टार्ट किया था। ये किसका त्योहार होता है, तो फारसियों का एक त्योहार होता है, फारसियों का एक त्योहार होता है जिसका क्या नाम होता है, फारसियों का एक त्योहार होता है। तो उस त्योहार को कौन स्टार्ट किया था, ये गयासुद्दीन बलबन ने ही उस त्योहार को स्टार्ट किया था। दोस्तों ये जो था, गयासुद्दीन बलबन अपने आप को हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि मानता था और हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को मानने से इनकार कर दिया। कौन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को मानने से इनकार कर दिया और अपने आप को खुद ये अपने आप को हजरत मोहम्मद साहब का दूत समझने लगा और राजत्व मतलब देवत्व की भावना इसके अंदर उत्पन्न हो गई। कौन सी भावना, देवत्व की भावना इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और ये अब ये दिल्ली सल्तनत में वो कार्य करने लगता है जो लोगों को पसंद ना हो। सिहाई लग गई यार, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में वो कार्य करने लगता है जो लोगों को पसंद ना हो। ये नवरोज त्योहार को स्टार्ट करता है। नवरोज त्योहार को कौन स्टार्ट करता है, तो यही था नवरोज स्टार्ट करने वाला गयासुद्दीन बलबन है। और अपने जो दिल्ली अपने साम्राज्य को ये फारसियों का त्योहार होता है। नवरोज त्योहार फारसियों का प्रमुख त्योहार होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि नवरोज त्योहार किसका होता है, तो फारसियों का त्योहार होता है। फारसियों का एक त्योहार होता है जो नवरोज त्योहार था। दोस्तों ये अपने साम्राज्य को मतलब कि नवरोज धर्म की तरह से सजाया हुआ था एकदम। दोस्तों कौन, गयासुद्दीन बलबन। और इसे दोस्तों अपने सिचदा और पाइभोज और सिजदा मतलब क्या दोस्त, सर झुकाना। सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना, सर झुकाना। और पाइभोज मतलब कि पैर को चूमना, कहें तो आप लोगों से बताया था ना कि क्योंकि ये जो था, ये गयासुद्दीन जो बलबन था अपने आप को राजत्व का है मतलब कि देवत्व की भावना अपने अंदर रखता था। मतलब कि अपने आप को राजा हजरत मोहम्मद साहब का प्रतिनिधि मानता था अपने आप को। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को सिजदा और पाइपोज प्रथा चलवाया था दोस्तों। और इसने जो दल चालीसा था, जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा बनवाया था, दल चालीसा का अंत कौन किया दोस्तों, तो यही था गयासुद्दीन बलबन ने। जब राजा बनता है तो क्या करता है, गयासुद्दीन बलबन जब राजा बनता है तो यही से जब 1265 से लेकर के 1246 से लेकर के 1200 कब तक था, 65 से लेकर के 1287 तक जब शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। कौन था, बलबन। दोस्तों इस बलबन ने ही दोस्तों जो दल चालीसा के लोग होते थे वह बेहद वफादार से कार्य करते थे गयासुद्दीन बलबन के लिए। लेकिन उनके गयासुद्दीन बलबन का उस दल चालीसा के ऊपर विश्वास न होने के कारण उसका अंत कर दिया। तो दल चालीसा का अंत कौन किया, दल चालीसा का दोस्तों ये दल चालीसा का निर्माण किसने किया था बताइए। तो दल चालीसा का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन इसका अंत कौन करेगा, तो इसका अंत कौन कर दिया, बलबन ने। दोस्तों दिल्ली की जनता में जब ये दिल्ली की जनता में जब सिजदा और पाइभोज प्रथा को स्टार्ट किया तो लोगों ने इसका विरोध करने लगा। जब लोगों ने इसका विरोध करने के लगा तो एक विरोध रोधी एक से एक विभाग की स्थापना किया था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज एक विभाग बनवाया था दोस्तों। ये क्या था, दीवान एक अर्ज क्या था दोस्तों, एक सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग बनाया था दोस्तों।
और दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के दरबार में जब आता था, तो दिल्ली सल्तनत के दरबार में तो इसने एक और नेक कार्य किया था, जो रक्त नीति लौह रक्त नीति अपनाया था। दोस्तों जब दिल्ली के दरबार में आता था तो ये लौह रक्त नीति अपनाया था। दोस्तों लौह रक्त नीति मतलब कि जो भी बलबन के विरुद्ध कार्य करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा, यही थी लौह रक्त नीति। और दोस्तों इसने कार्य किया था, महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो इसने इसी के काल में दोस्तों, इसी के शासन काल में, इसी के काल में मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है दोस्तों। मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है। तीसरा आक्रमण होता है, और तीसरे आक्रमण तो गयासुद्दीन बलबन जीत जाता है। इस तीसरे आक्रमण में तो गयासुद्दीन बलबन जीत जाता है, लेकिन इसका जो बड़ा पुत्र था शाहजादा मोहम्मद, उसकी हत्या हो जाती है। इसी काल में मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है। इसमें इसके पुत्र बलबन के पुत्र क्या नाम था उसका? बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद की हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है? शाहजादा मोहम्मद की हत्या हो जाती है। और हत्या होने की वजह से यह दिल्ली सल्तनत का एक इकलौता शासक था जो पुत्र वियोग में मरा था। हत्या हो गई तो ये बलबन जो था यह पुत्र वियोग में मारा था दोस्तों बलबन, क्योंकि बलबन के दो ही पुत्र थे। एक तो अयोग्य था और जो बड़ा वाला था वो शाहजादा मोहम्मद, वो अभी योग्य था, लेकिन मंगोलों के तीसरा आक्रमण में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। मंगोलों का दूसरा आक्रमण बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। पहला इल्तुतमिश के काल में होने वाला था, लेकिन बच गया था। दिल्ली सल्तनत का ये दूसरा आक्रमण था, लेकिन भारत पर तीसरा आक्रमण था मंगोलों का। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, पुत्र वियोग में मरने वाला था। और क्या तो और कुछ बच रहा है? और बलबन ने दोस्तों जो बलबन की 1287 में जो बलबन की मृत्यु होती है, 1287 में मंगोलों का आक्रमण खत्म होता है। 1287 में इसकी मृत्यु कहाँ होती है? 1287 में जो इसकी मृत्यु होती है वह दिल्ली के महरौली पार्क में होती है। कहाँ होती है? दिल्ली के महरौली पार्क में इसकी मृत्यु होती है। इसलिए बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ है? महरौली पार्क में। इसलिए बलबन का जो मकबरा है वो कहाँ है? यहीं पर है, दिल्ली के महरौली पार्क में इसका मकबरा। तो क्लियर है? यहाँ पर जो देख लीजिए, इसका जो मकबरा है कहाँ पर है? महरौली पार्क में है। और इसने महत्वपूर्ण कार्य किया तो बताइए, कुछ याद आ रहा है? हाँ, इसने देवत्व की उपाधि धारण किया था। देवत्व की उपाधि, राजत्व। और ये एक ऐसा शासक था जो हजरत मोहम्मद साहब अपना दूत मानता था। उनके उत्तराधिकारियों को मानने से इनकार कर दिया दोस्तों। कौन? बलबन। तो यही था जो बलबन के बारे में बताएं दोस्तों। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा बलबन के बाद, वो 1287 से लेकर के 1287 में वही बलबन का ही परिवार का बनेगा शासक। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा खत्म कर दें। ये तो जो बलबन के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसके बारे में आपको बताया दोस्तों। अब ये 1287 के बाद 1287 में एक शासक बनता है जिसका नाम था, इसके बलबन के ही परिवार का बनेगा। जब इसकी मृत्यु होगी उसका नाम होगा कैकुकाबाद। क्या नाम? कैकुबाद था ना? कैकुकाबाद नहीं था, कैकुबाद नाम देख लीजिएगा, कैकुबाद था। ये तो 1287 में शासक बनता है कैकुकाबाद। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि
अफगानिस्तान का एक सूबेदार था, इसी का एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज। और दोस्तों ये मलिक फिरोज ने मलिक फिरोज के साथ एक मिला था कौन, इसी परिवार का एक शासक था जिसका नाम था कैमूर्स। कैमूर्स। ये मलिक फिरोज कौन था, तो ये सूबेदार था। सूबेदार था, या इक्तेदार कह सकते हैं। सूबेदार या दिखाई दे रहा है, इधर का दिखाई दे रहा है। ये सूबेदार लिखे हैं, इधर सूबेदार लिखे हैं। जो मलिक फिरोज था ये एक सूबेदार था, इसी कैकुकाबाद में एक सूबेदार था दोस्तों। और ये मलिक फिरोज जो था एक अफगानिस्तानी था। क्या था दोस्तों, ये मलिक फिरोज कहाँ था, एक अफगानिस्तान का था दोस्तों ये मलिक फिरोज। और ये कैमूर्स कौन था, तो इसी के परिवार से संबंध रखता था। तो कैमूर्स और मलिक फिरोज मिल करके इसकी हत्या करवा देते हैं। और 1287 में एक शासक कौन बन जाता है, 1287 से लेकर के शासन था 1290 तक, इसका शासन था 1290 तक। ये कैमूर शासक बन जाता है। अब इस शासन को बन जाता है कैमूर। अब से क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कैमूर्स था। कौन था, कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कैमूर्स था। कौन था, कैमूर्स। और तो इसी कैमूर्स की हत्या करवाएगा कौन, ये मलिक फिरोज। कैमूर्स की अब हत्या कौन करवाएगा, हत्या करवा देगा कौन, मलिक फिरोज। मलिक फिरोज। मलिक फिरोज का जो वास्तविक क्या नाम था दोस्तों, मलिक फिरोज। बलबन का बचपन का नाम क्या था, चंगेज खां का तो नाम था तैमूरीन। लेकिन देखिएगा तो इसके बचपन का क्या नाम था, बलबन के बचपन का क्या नाम था, देख लीजिएगा। तो ये जो मलिक फिरोज था, इस मलिक फिरोज का जो वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मलिक फिरोज। जलालुद्दीन मलिक फिरोज था इसका जो वास्तविक नाम था। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एक वंश की स्थापना किया था ये दिल्ली सल्तनत में 1290 में। 1290 में एक वंश की स्थापना करेगा ये जो मलिक फिरोज रहेगा। यह भी बहुत सीधा साधा शासक था मलिक फिरोज भी। और इसने दिल्ली दक्षिण भारत में सबसे पहला जो आक्रमण करने का, तो ये मलिक फिरोज ही आक्रमण करेगा। तो इसके बाद में जो हम लोग वीडियो बनेगा दोस्तों वो मलिक फिरोज के बारे में बनेगा, अर्थात खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, फिरोज शाह खिलजी, 3 शासकों के बारे में बात करेंगे। तो ये था हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो।